क्वेश्चन एंड आंसर्स में आना ही आना है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स में आने आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ सफिशिएंट, हमें किसी की जरूरत नहीं थी, हम आत्मनिर्भर थे। वी आर द फीडर इकोनॉमी, वी आर द इंजेक्टिंग इकोनॉमी। वर्ल्ड वाइड डिमांड का मतलब ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री थी उसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बेसिकली नाम दिया जाता था। टोटल नंबर ऑफ नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज द पर कैपिटा इनकम। तभी हम लोग को क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया बोला जाता था। हमारी इकोनॉमी 2% से भी इंक्रीज नहीं करी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अगेन विद द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, जहां पे हम लोग इस चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट 10 तक मींस 9 चैप्टर तक की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ, अगर तुम इसको ऐप पे देख रहे हो सो वेल एंड गुड, बच्चे अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन रखिए इसी तरीके से। और अगर ये डिलीट पार्ट आपके पास यूट्यूब पे जा रहा है तो बच्चे ध्यान रखें, अभी भी आपके पास समय है। येस, यू कैन मेक इट। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखते हैं, चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 1 है जो हमारा एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, हम लोग आज जो इंडियन इकोनॉमिक्स की उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं जो प्री इंडिपेंडेंट के टाइम की हैं, और उसके बाद थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंट के फीचर्स को भी देखेंगे। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट का मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारा इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से था, और बेसिकली ब्रिटिश के एडवेंट के टाइम से उससे भी पहले हमारा किस तरीके से था, मतलब 200 साल की गुलामी झेलने से पहले हमारा जो भारत था वो कैसा था। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, उन सबको किस तरीके से मैनिपुलेट किया और डिजास्टरी तरीके से पूरा खत्म कर दिया। और उसके बाद इनसे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोगों ने कैसे उनके एडवेंट के बाद अपनी जो इकोनॉमी है उसको दोबारा से रीजनरेट किया, उसे रिवाइव किया, और उसके बाद हम लोग फिर से आ खड़े हुए हैं। जैसे आज हम लोग टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, आज हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, एंड सो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, या फिर सीधी बात करें इस चैप्टर नंबर 1 के आज के टारगेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इस मॉड्यूल के टारगेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल, मतलब जो क्या कहते हैं ब्रिटिश राज के आने से पहले, मतलब जो हम लोगों ने 200 ईयर्स की जो गुलामी सही है उससे पहले जो भारत था वो किस तरीके से था उसको देखेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर देखेंगे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब ब्रिटिशर्स थे हम लोग को कतई छोड़ के चले गए थे। ईव मतलब शाम, मतलब बिल्कुल एंड का टाइम। ठीक है, उस समय जब हमको छोड़ के चले गए थे तुम्हारे एग्रीकल्चर के क्या हाल थे, फिर इंडस्ट्रीज़ के हमारे पास क्या हाल थे, फॉरेन सेक्टर किस तरीके से हो गया था, और एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, किस तरीके से नेशनल इनकम का हाल था, किसने निकाली थी, किसने सबसे पहले पहल करी थी नेशनल इनकम को निकालने की, और पर कैपिटा इनकम ऑल्सो। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों, जो एक्चुअली में इंसान कितना अप्रॉक्स प्रोडक्शन कर रहा है एक इंसान के बिहाफ पे। ठीक है, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला टॉपिक ले लेते हैं अपना स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश राज के पहले, जो हमारा ब्रिटिश राज था उससे पहले जो हमारा इकोनॉमी था वो किस तरीके से चल रहा था। बिफोर द एडवेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इंडिया वाज अ सेल्फ सफिशिएंट एंड फ्लरिश इकोनॉमी। बच्चे ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ क्या है कि ब्रिटिश राज के आने से पहले जो हमारा पूरा का पूरा कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना था, सेल्फ सफिशिएंट, हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी, हम आत्मनिर्भर थे। जो आज मोदी बोला करते हैं हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत, वो पहले से था। तभी हम लोग को क्या कहते हैं सोने की चिड़िया बोला जाता था, बहुत सारी रिसोर्सेज में हम लोग फ्रेडलिस्ट थे। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है एडवेंचुअली अवर कंट्री हैज पॉपुलरली नोन एज अ गोल्डन ईगल। ठीक है, मुझे ध्यान में गोल्डन ईगल के नाम से जानी जाती थी। द रीजन बिहाइंड इट, मैंने कहा था सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था क्योंकि बहुत सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक हमारे पास बहुत ज़्यादा सोना था। उसके बाद अगर हम लोग कोल माइनिंग पे बात करते तो वो भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम भी बहुत ज़्यादा था। हमारे पास जो इंडस्ट्री थी दैट मीन्स आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो भी बहुत ज़्यादा फर्निश थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड थे। आगे अगर देखें आप तो इंडिया हैड ऑलरेडी एस्टिमेटेड इटसेल्फ ऑन द वर्ल्ड मैप विद इन अ डिसेंट नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के नाम पे हम लोग ने वर्ल्ड ट्रेड में बहुत अच्छा रोल निभाया था। दैट मीन्स आज अगर देखा जाए तो 100 में अप्रॉक्स इंडिया 3%, अप्रॉक्स 1 to 3% से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। ठीक है, 1 to 3% होल ट्रेड में क्या कहते हैं जो भारत है वो है। और अगर मैं चाइना के बारे में बात करूं तो दुनिया की ट्रेड में चाइना का 10% है। तो मतलब चाइना कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की ट्रेड में 10% दिखा रहा है, और इंडिया जो है वो कहीं ना 1 to 3% के बीच में अटका हुआ है। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आज तक हम लोग इन सारी की सारी चीज़ों से उभर नहीं पाए। ठीक है, पहले के ज़माने में, लेकिन जब ब्रिटिश राज नहीं था तो हम लोग वर्ल्ड मैप में सीधी बात करें तो हम लोगों ने बहुत
अच्छे नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स दिखाए थे। अपने जो क्या कहते हैं हमारी जो प्रोडक्शंस थी, हमारी जो इंडस्ट्री से चीज़ें आती थी, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पूरे के पूरे देश और दुनिया में फैलाया था, उन्हें बेचा था। ठीक है, आगे बात करें, ऑल्दो प्राइमरली इट वाज एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, मेनली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वर बिगिनिंग इन प्री कॉलोनियल इंडिया। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे वैसे तो हम लोगों की एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, मतलब हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेट करते थे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपग्रेडेशन आए, उसके बाद हम लोगों ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, रोड डैम ब्रिजेस पे काम करना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू किया, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज के दौरान और ब्रिटिश राज के बाद हम लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान देना शुरू किया, उससे पहले हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, इंडियन क्राफ्टमैनशिप वाज वाइडली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड एंड जो ग्रांटेड अ ह्यूज एडवांटेज। बच्चे ध्यान रखना, जो हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी, राजा महाराजा सिल्क के क्लॉथ्स पहनते थे, सिल्क एक लग्जरी क्लॉथ माना जाता था उस समय। ठीक है, उस समय हम लोग का जो क्या कहते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, उसमें कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब हम लोग जो थे बहुत अच्छी तरीके से करना जानते थे। ठीक है, और हम लोग ना कहते शांत विभाव के थे, तो हम लोग बहुत जो राजाओं को बेच दिया, यहाँ पे इंडिया में बेच दिया, नहीं तो बाहर भी बेच दिया, और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत वेल नोन थी बच्चे। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट का स्ट्रक्चर कभी ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर आपको इस तरीके से बूम दिखा रहा है तो अगले ही क्षण वो नीचे गिरने वाला है। ठीक है, तो मैंने सीधा कहा था, अगर एक दिया है, ठीक है, अगर दिया बहुत ज्यादा फड़क रहा है मतलब वो बुझने वाला है। तो सेम वही चीज यहाँ पे कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट जो इंडिया थी, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के साथ भी था। द रीजन बिहाइंड दैट, वहां पे बच्चे ध्यान रखना, हमेशा टेस्ट एंड फ्लेवर चेंज होता है। आप अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आज वेल डेवलप्ड एंड वेल फर्निश्ड रखे हुए, जरूरी नहीं है कि वो आगे भी जरूरत हो उसकी। लोग आज डिमांड करें, दैट डजंट मीन कल भी डिमांड हो। अब भाई बटन वाले फोन की डिमांड पहले होती थी, अब होती है क्या? नहीं होती। और सेम वही चीज हुई भी आगे। जो ब्रिटिश राज आया, उसने मशीन मेड गुड टी शर्ट्स और क्या कहते हैं अलग अलग वेस्टर्न कल्चर के क्लोथ्स को इंट्रोड्यूस किया, लोग उस पर लुभा दिए और चला गया इनका पूरा का पूरा। आज खादी क्लोथ्स कौन पहनता है? खादी आश्रम पूरे खाली पड़े रहते हैं। ठीक है, खादी क्लोथ्स को नहीं, नेता नगरी कुर्ता और पैजामा पहन के घूमते हैं और कोई नहीं पहनता। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बात हो रही है। तो पहले जो था हमारा क्राफ्टमैनशिप बहुत ज्यादा वाइडली डिमांड में थी, लेकिन अब नहीं है, और अब चाह के भी नहीं हो सकती, क्योंकि डिमांड पैटर्न चेंज होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। आगे बात करें, अगर द इकोनॉमी वाज वेल नोन, इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड्स ऑफ द कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स। बच्चे ध्यान रखना, जो हमारी इकोनॉमी थी वो वेल नोन थी किसके? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को लेके, और उसके बाद इन फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन, हर चीज हमारे पास अवेलेबल थी और जिसकी मैं ट्रेड करता था। मैं ट्रेड नहीं, मतलब हमारा देश ट्रेड करता था। ठीक है, एंड दैट्स इट अबाउट द स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश राज। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो की एरियाज है उनको क्या देखने की कोशिश करेंगे बच्चे? जो की एरियाज हैं उनको अगर आपको समझना है तो वो की एरिया कुछ इस तरीके से होगा। बच्चे देखिए सारे लोग, सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या करी कि यहाँ पे हम लोग की फ्लरिश्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, वी आर फ्लरिश्ड इकोनॉमी। उसके साथ देखें तो हम लोग गोल्डन ईगल नाम से जाने जाते थे। उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। वर्ल्ड मैप पे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हमने कर रखे थे, और एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। ठीक है, हम लोग की एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर से हम लोग रिलेट करते थे। दैट्स इट अबाउट इट। तो ये हमारे कुछ ऐसे की पॉइंटर्स थे जो हमारे बिफोर द ब्रिटिश राज के थे। ठीक है, आगे बात करें बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है दैट इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन और डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, द फार्मिंग टेक्नोलॉजीज एंड इरिगेशन फैसिलिटीज वर नॉट सैटिस्फैक्टरी। मतलब बच्चे ब्रिटिश का जो जब राज चल रहा था, जब ब्रिटिश हमारे क्या कहते हैं पर्टिकुलरली हमारे देश में राज कर रहे थे, तो हमारी जो भाई ब्रिटिश के आने से पहले भी हम लोग एग्रीगेरियन इकोनॉमी में थे, और ब्रिटिश के आने के बाद भी हम लोग एग्रीगेरियन इकोनॉमी में थे। उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने हम लोग को सिखाया कि कैसे आप लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसको बोला था सबसिस्टेंस फार्मिंग बच्चों। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या था? एक इंसान उतना ही खेतीबाड़ी कर रहा है जितना उसके परिवार में खाने के लिए उसके रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्रिटिशर्स ने ही कहीं ना कहीं हम लोग को सिखाया कि भाई आप लोग अपनी जो उपज है उसको बेच भी सकते हो। तो यहाँ पे जो इंडियंस है उन्होंने इस चीज को सीखा। तो यहाँ पे लिखा ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश एरा मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन और डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। उससे पहले भी थे, प्री ब्रिटिश पीरियड में भी थे, और पोस्ट ब्रिटिश पीरियड में हम लोग सीखे थे किस तरीके से हम लोग अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको बेच सकते हैं, अपनी जो क्रॉप्स है उनको बेचा जा सकता है। ठीक है, दैट मीन्स इकोनॉमाइजिंग द एग्रीकल्चर। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था? उसे इकोनॉमाइज करने की कोशिश करी थी। आगे अगर हम लोग बात करें तो द फार्मिंग टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, ना ही ब्रिटिश के आने से पहले और ना ही ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो बच्चे ध्यान रखिएगा,
मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी पोर्शन लेके आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे थे और ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स खराब होना शुरू हुए। बच्चे मैं सीधी बात कहूंगा, ना ही हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज पहले थी और ना ही इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे जो ब्रिटिश राज के आने के बाद हुई हैं। ठीक है भाई, पहले हम लोग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में नहीं थे, उसके बाद कोई हम पे शासन करना शुरू किया तो हम लोग उससे डिमांड करने लगे कि भाई तुम हमको इरिगेशन फैसिलिटी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो है क्या कहते हैं हमारा साथ निभाओ। तो ये बिल्कुल भी गलत है। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने आए थे, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाले, वो आपके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में कोई भी क्या कहते हैं हेल्प आपकी नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लोग फालतू का कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में कि हमारी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी और उसके बाद उन लोगों ने बर्बाद कर दी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंडिगो एंड कैश क्रॉप प्रोडक्शन उस पर भी मैं बात करूंगा। वहां पे भी उन लोगों पे एक शर्त रखी गई थी और उन लोगों ने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी थी कि भाई मैं जो क्या कहते हैं फीडिंग क्रॉप्स हैं उनको छोड़ के मैं क्या कहते हैं जो कैश क्रॉप्स हैं लाइक जूट, कॉटन और इंडिगो मैं उसको उगाऊंगा, क्योंकि उसके बदले ज्यादा पेमेंट्स मिलते थे उन लोगों को, उसके बाद उनकी जमीन खराब हो जाती थी बच्चों। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक तरफा चीजें हम लोग को दिखाई जाती है, दूसरा तरफा को कभी बात ही नहीं करी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे प्री ब्रिटिश एरा जो मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं थी और ना ही पहले थी और ना ही अभी। अभी अगर देखा जाए अभी भी मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हैं जो अभी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे नहीं आ पाए, अभी भी वो हल और बैल और गायों से ही अपना खेत जोतते हैं। आगे अगर बात करें यहाँ पे द विलेज कम्युनिटीज ईदर परचेज्ड और कंज्यूम द रॉ मटेरियल एंड आर्टिकल्स डायरेक्टली, कंसिक्वेंटली स्टार्वेशन एंड फैमिन्स वर रेयर इन इफ नॉट फ्रीक्वेंट। बच्चे ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स इसका मतलब बच्चों ये है कि हमारे पास जितने भी फार्मर्स थे और जितने भी कम्यून्स जितने भी कम्युनिटीज हमारे विलेज से रिलेटेड करती थी, मतलब हमारे विलेज से रिलेट करती थी, हाँ जिस भी गाँव में लोग रहते थे, डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स और जितनी भी उपज होती है वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते थे। ठीक है, नो कमर्शलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए स्टार्वेशन, भूखमरी और ये सब चीज़ें क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। हम लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट थे कि हम लोग भूखों तो नहीं मरते थे, लेकिन इन चीज़ों की जो तादाद है वो बढ़ गई जब ब्रिटिश राज आ गया। हाँ, ये चीज़ इस पर क्या कहते हैं बात की जा सकती है। जो स्टार्वेशन है, जो फेमाइंस हैं, जैसे सूखा पड़ना हो गया और पूरी की पूरी कैश क्रॉप्स बर्बाद हो गई और पूरी की पूरी जो फूड क्रॉप्स है वो भी सब खराब हो गई। तो ये एक टाइम पे था, लेकिन वो ब्रिटिश राज के आने के बाद हुआ। ब्रिटिश राज के आने से पहले ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता था, और अगर देखने को मिलता था तो बहुत कम रेशियो में देखने को मिल जाता था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया है। इसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करें कि ब्रिटिश राज के आने से पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किस तरीके से था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर द राइज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इट वॉज नोन एज अ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इवेंचुअली इट्स इंडस्ट्री एंजॉयड वर्ल्ड वाइड डिमांड। बच्चे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें एक वर्ल्ड वाइड डिमांड देखने को मिलती थी। वर्ल्ड वाइड डिमांड का मतलब ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री थी उसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बेसिकली नाम दिया जाता था और हर इंसान को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लुभाती थी। आज भी है लेकिन एक लिमिटेड डिमांड है उसकी। ठीक है, अगर देखा जाए, it was held in high regards. Indian craftsmanship was a part of all parts of the world. The textile industry was among the most important urban handicraft industry. बच्चे ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा क्रूशल रोल प्लेयर हमारे जो पैसा कमाने में था, वहाँ पे जो क्राफ्टमैनशिप थी वो पहली बात तो हर जगह पे जानी जाती थी और हर जगह उसकी प्रेजल की जाती थी, हर जगह उसकी क्या कहते हैं एक तरीके से तारीफें होती थी। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए कि आफ्टर द ब्रिटिश एडवेंट यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उन्होंने उसको भी कोलैप्स कर दिया। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ प्री इंडिपेंडेंट पीरियड का, लेकिन मैं पोस्ट इंडिपेंडेंट और उसके बाद ड्यूरिंग द जो क्या कहते हैं हमारा जो शासन था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड जो था, मैं क्या कहते हैं उसकी भी बात करता रह रहा हूँ साथ में, जैसे आपके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता रहा कि आप में पहले और बाद में क्या डिफरेंस आ गए। ठीक है, तो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्बन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बच्चे ध्यान रखना, इसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी। ध्यान रखना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बैठने के स्टूल्स हो सकते हैं, पहनने के कपड़े हो सकते हैं और जेवरात हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके शोपीस भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, क्योंकि प्रिंसली कोर्ट्स जो थे या फिर राजघराने के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा लुभा देते थे ये चीज़ें। और आज भी कपड़े जो है अपने में ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होते हैं। आज हम लोग गुची, अरमानी और स्केचर्स जैसे ब्रांड्स पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, पहले ये लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते थे, बहुत महंगे महंगे कलेक्शंस होते थे इनके। आगे अगर मैं बात करूं एडिशनली वेरियस मेटल इंडस्ट्री, स्टोन्स और उसके बाद कैविंग, मैबल जो मार्बल वर्क है, और उसके बाद शिप बिल्डिंग हो गया, और ये सब कुछ लेदर इंडस्ट्री हो गया, शेप्स देना, पॉटरी करना, ये सारी की सारी चीज़ें भी बहुत बड़ा रोल प्लेयर थी उस समय पे जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे।
मसाले बेचने आए थे और देख के चले गए कि इतनी फ्लरिश्ड इकोनॉमी और कोई भी शासन करने वाला नहीं है, तो मूर्खों को हाथ में ले लिया इन लोगों ने। और मूर्ख तो थे ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा, दूसरा स्टेट तीसरे स्टेट से लड़ रहा, चौथा स्टेट पांचवें स्टेट से लड़ रहा, और भाई दो की लड़ाई में तीसरा ही फ़ायदा उठाता है, और ब्रिटिशर्स उठा के ले गए। खैर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, दैट्स फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरीके से था? तो फॉरेन सेक्टर अगर देखें तो प्री कॉलोनियल इंडियन एंजॉय द वर्ल्ड वाइड मार्केट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। हम लोग बहुत अपने जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है पूरी दुनिया में उनको बेचते थे बच्चों, ठीक है। द एक्सेलेंट लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, वही चीज़ पुरानी आ गई कि क्राफ्टमैनशिप हमारी बहुत अच्छी थी, तो हमारा फॉरेन सेक्टर बहुत अच्छा हो जाता था, लोग हमें बहुत पसंद करते थे। विद यील्ड ऑफ हाई रिगार्ड एंड एंजॉय अ ग्लोबल रेपुटेशन। प्री ब्रिटिश इंडिया ऑल्सो excelled with the artist handicrafts and the industry which includes jewelry made of gold and silver, brass, copper and bell metal और मार्बल वर्क और क्रेविंग वर्क। वही चीज़ दोबारा से रिपीट करी गई है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड नोन थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को लेके, और इसीलिए हमारा फॉरेन सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमारी जितनी भी क्या कहते हैं बिलोंगिंगनेस थी अदर कंट्रीज से, वो हमारी हैंडीक्राफ्ट से ही आती थी, ठीक है। तो दैट मीन्स एक तरीके से हम लोग इसको भी गरीबी ही बोल सकते हैं इंडिया की। द रीज़न बिहाइंड दैट मैं इसको गरीबी बोलना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग फॉरेन सेक्टर से कनेक्टेड थे विद दी 80 to 90% सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट के बदौलत, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें बची थी सर्विस सेक्टर के नाम पे कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन आज हम लोग सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में ही हैं। तो कहा जाए यहाँ पे तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में भी चैप्टर चला जाता है। पहला दूसरा तीसरा चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स सो नेगेटिव फॉर अस, क्योंकि हाँ कुछ चीज़ें सच्चाई होती है, सच्चाई कड़वी होती है बच्चों। आगे बात करते हैं। इकोनॉमिस्ट जिन्होंने अटेंशन दिया था हमारी नेशनल इनकम को निकालने के लिए, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और पर कैपिटा इनकम को निकालने में, ठीक है। ये दो टॉपिक जो यहाँ पे कवर हुए हैं। इसके बाद ये चीज़ तो बच्चे आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स में आना ही आना है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स में आना ही आना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नेवर इंटरेस्टेड इन अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर कंट्री, सो दे नेवर टुक एन इनिशिएटिव टू मेजर द इंडियन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इंसान कितना कमा रहा है, एक इंसान की इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? एक इंसान, मतलब टोटल नंबर ऑफ नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम और उसके साथ साथ नेशनल इनकम पे कभी भी जो भी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको भाई हमारे कंट्री के अपलिफ्टमेंट से कोई मतलब नहीं था। हम लोग तो एक फीडर इकोनॉमी थे ना, हम लोग रॉ मटेरियल को क्या करते थे, ब्रिटिश को इंपोर्ट करते थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स फिनिश गुड्स जो थे हम लोग क्या कहते हैं अपने पे इंपोर्ट कर लेते थे, मतलब हम लोग ने एक्सपोर्ट किए रॉ मटेरियल्स और वहाँ से जो इंपोर्ट कर लिया आपने फिनिश गुड्स। तो हम लोग फीडर इकोनॉमी थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जितना भी खर्चा आ रहा है वो सब इंडिया उठा रहा है, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, हम उनकी इकोनॉमी को भर रहे हैं। वी आर द फीडर इकोनॉमी, वी आर द इंजेक्टिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो थ्रू सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट ट्राइड टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम, तो लेकिन कुछ लोगों ने हमारे देश की नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करी, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द नोटेबल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पे ध्यान दिया। दादा भाई नरोजी होंगे, विलियम डिब्बाई होंगे, ठीक है, फिंडले होंगे, उसके बाद वीके राव हैं और आरसी देसाई हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा वीके राव जो थे उनके एस्टिमेशंस जो थे कंसीडर किए थे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्यूरेट हैं। देखो भाई नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, जीडीपी, एनपीए, एनएनपी, एडएफसी, एनडीपी, एमपी, ये सारे के सारे एस्टिमेशंस पे चलते हैं बच्चों। ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखाते हैं, ये बाउंड्री कवर करते हैं, इसके आसपास में होगा रिजल्ट, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा, सर्वे एंड सेंसस आर नॉट एप्रोप्रिएट एट ऑल, क्योंकि हर इंसान से डायरेक्टली पूछना और उसकी इनकम निकालना इट्स नियर टू नियर इम्पॉसिबल। इतने बड़े जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन को हम लोग डायरेक्टली कवर नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो वीके राव के एस्टिमेशंस फिर मैं कह रहा हूँ एस्टिमेशंस थे बच्चे, एक्चुअल नहीं था। एस्टिमेशंस आर कंसीडर्ड टू बी द सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट थे, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं एक्यूरेट वही माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज स्टडीज रिलेवेंट दैट इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट द इवन लेस देन 2% ड्यूरिंग द 1900 to 1950, मतलब इन 50 सालों में 1900 से 1950 तक हमारी इकोनॉमी 2% से भी इंक्रीज नहीं करी। और डॉक्टर वीके राव ने ये चीज़ निकाली, और ये चीज़ निकालनी जरूरी थी। उनको पता तो ना जी ब्रिटिश राज में कैसा हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे थे बच्चों। पर कैपिटा इनकम आई गेस 120-125 रुपए कुछ ऐसे थी वहाँ की, मतलब अगर पूरी भारत की क्या कहते हैं इकोनॉमी को प्लस किया जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए तो हर इंसान की जेब में 125-120 रुपया आ रहा था, कि इतना ज़्यादा कम था। आज तो तुम मोमोज खा लेते हो इससे ज़्यादा के। तो यहाँ पे बात हो रही है तो बहुत 2% से भी ग्रो नहीं हो रहा था, 50 सालों में 2% से भी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, ठीक है।
विद 0.5% ऑफ ग्रोथ इन द पर कैपिटल आउटपुट पर ईयर, ठीक है, और 0.5%, 0.5% ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिल गई आपकी प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप से हो रहा था। इंटरनली वी नो कि वो भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए कर रहे थे। दैट्स इट अबाउट स्टूडेंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे बढ़ेंगे, दैट मींस जहां पे हम लोग अब ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के बारे में बात करेंगे। तुम लोग प्री कॉलोनियल पीरियड के बारे में बात कर लिया, उसके बाद ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के आगे चैप्टर्स पे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हर मॉड्यूल्स को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आते रहते हैं। मिलता हूँ तब तक के लिए, हैव अ नाइस डे।